नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए उर्मिला शिरीष जी की कहानी तूफान लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए कहानी का आनंद उठाइए। ठीक 22 साल बाद मिल रहे थे हम। फ़ोन पर उसकी आवाज़ पहचानते देर न लगी। वही खनक, वही रुतबा, वही हंसी, वही बात करने का अंदाज़ और वही दूसरों को अपने व्यंग्यात्मक शब्द जाल से शत विक्षत करने की शैली। क्या तुम मुझसे मिलने होटल में नहीं आओगी? अशोका लेक व्यू में रुके हैं हम। कल शताब्दी से वापस जाना है। कहाँ कहाँ से पता करके लिया तुम्हारा फ़ोन नंबर। घर के होते हुए होटल में क्यों रुकी हुई हो? हमें भरोसा थोड़ी न था कि तुमसे बात हो जाएगी, वह शिकायती लहजे में बोली। देखो, इतने साल बाद मिल रहे हैं तो बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। सच कितना मज़ा आएगा, मैंने उत्फुल्ल होकर कहा। इनको नहीं जमेगा। अपना क्या, अपन तो फिर भी रह लेंगे। तुम मेरे पास ही रुक जाना, जीजा जी को मैं राजी कर लूँगी। अच्छा, देखेंगे। अब तुम जल्दी से आ जाओ, या इनकी गाड़ी जल्दी आ जाती है तो मैं आ जाऊँगी। उसके आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश थी। इतनी खुशी कि जैसे किसी अलभ्य वस्तु को प्राप्त करके होती है। अपनी पुरानी सहेली को देखने का लोभ था, मिलने का हुलास था। अपने जीवन की, उसके जीवन की एक एक बात जानने की तीव्र उत्कंठा कुलाचे भरने लगी। कितनी खुश होगी वो मुझे यूं देखकर। मैं जानती हूँ वह मुझे उतना ही प्यार करती होगी जितना पहले करती थी। 22 साल पुराना चेहरा सामने आ खड़ा हुआ। थोड़ा सा स्थूल शरीर, गर्दन अंदर को धंसी हुई, सीपाकार आंखों में लगा काजल, ऊपर को बंधी 2 चोटियाँ, चौड़ी प्लेट वाला स्कर्ट और शर्ट। कैसी लगती थी तब? मैं मुस्कुरा दी। अब भी वैसी ही लगती है या बदल गई है? स्कूल के दिन, स्कूल की सैकड़ों शरारतें, हंसी ठहाके और भी जाने कितनी रहस्यमयी, बेवकूफ़ी भरी, हृदय की गहराइयों में समाई बातें, कितनी जगहें और तमाम चेहरे याद करके मैं रोमांचित हो उठी थी। जिस सुंदर, सुरम्य, निश्चल भावनाओं से भरी दुनिया से मैं कोसों दूर चली आई थी, वही थिरकती हुई दुनिया अचानक मेरे सामने आ खड़ी थी। वह एकाएक नहीं आ रही थी, अपितु साथ ला रही थी पूरे कालखंड को, सशरीर। ताज्जुब की अपना ही बीता हुआ जीवन मैं क्यों और कैसे विस्मृत कर बैठी थी। क्या मैं तेज भागती रही या समय मुझसे आगे निकल गया? मैंने घर को ठीक ठाक किया, पर्दे चादरें बदली। माँ, आज आपको क्या हो गया है? क्यों कर रही हो इतना सब? इतना तो आप किसी के लिए नहीं करती। मेरी सहेली आ रही है ना, तुम नहीं समझ सकोगे। तुम तो जल्दी से ये सामान ला दो। मैंने उसकी पसंद की एक एक चीज़ मंगवाई। वह कितनी खुश होगी यह जानकर कि मुझे आज भी उसकी एक एक पसंद याद है। मेरे साथ उसकी एक बहुत पुरानी फ़ोटो थी, पता नहीं किस एल्बम में थी। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद मिली। उसको अच्छा लगेगा ये सोचकर तुरंत फ़ोटो फ्रेम में लगा दी। इस फ़ोटो में हमारी उम्र की मोहक छवि झलक रही थी। ये आप हो माँ? बच्चे ज़ोर से हंसे जा रहे थे। घर में पैसा है या नहीं यह मैंने देखा। हो सकता है होटल जाना पड़े सबको लेकर। क्या करूं, किससे उधार मांगूं? अच्छा भी तो नहीं लगता है उधार मांगना। मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मी, 2000 रुपये दे दोगी? मेरी सहेली आ रही है। हाँ, वही। वैसे तो पैसे हैं मेरे पास, मगर उसके सामने कम न पड़ जाएं, मैंने सकुचाते हुए कहा। छुट्टी की एप्लीकेशन भिजवा दी। बहुत ज़रूरी काम थे ऑफिस में, मगर मेरी सहेली का आना इन सब से ज़्यादा मायने रखता था। बेचैनी के साथ तैयार होकर मैं उसकी प्रतीक्षा करने लगी। मेरे घर का एक एक पत्ता हवा में लहराते, पर्दे, फूल, सभी कुछ उसका स्वागत करने को उतावले लग रहे थे। माँ, आज आपको क्या हो गया है? चार्ली चैपलिन की तरह काम कर रही हो? बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे, मगर इस समय मैं कुछ भी नहीं सुन रही थी।
मेरा मन उड़ रहा था और निगाहें सड़क की ओर लगी हुई थी। एकदम दूर तक सरकारी जीप से उसे उतरते देखा तो भागकर नीचे जा पहुंची मैं। सड़क के उस पार गले लगकर लगा जैसे बहुत ऊंची चोटी से गिरते ऊष्म निनादित झरने को छुआ हो। वही ऊष्मा, वही ध्वनि मैंने महसूस की। आंखों से बहते आंसू थम नहीं रहते। जब कभी हम नाराज हो जाते थे तो अपने छोटे भाई बहन के हाथों खूब लंबे लंबे खत लिखकर अपने हृदय की बातें, शिकायतें, प्यार, वफा, जीवन भर न भुलाने के वायदे और नाराजगी व्यक्त किया करते थे और सामने मिलने पर यूं ही रोया करते थे, बेशब्द मुस्कुराते हुए। कैसी अद्भुत दुनिया थी वो, आकाश की तरह अनंत, नक्षत्रों की तरह प्रकाशवान, हवाओं की तरह वेगवान। मैंने देखा उसकी सीपाकार आंखों में आंसू सूख चुके हैं और वो हल्के से मुस्कुराकर बोली, अरे तुम तो वैसी की वैसी हो, हम ही मोटे हो गए हैं। क्या बहुत काम करती हो या डाइटिंग कर रही हो या नौकर वगैरह नहीं रखे हैं? क्षण भर के लिए मैं सकपका गई। बच्चे उत्सुकता तथा विस्मय के साथ देख रहे थे। सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि जिस सहेली के बारे में मैं सुबह से उन्हें बताए जा रही थी, तारीफ किए जा रही थी, उसने आते ही ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिए। ऊपर आकर उसने चारों तरफ गहरी बींधती लंबी खोजती दृष्टि से देखा। वह दृष्टि खाली नहीं थी बल्कि भरी हुई थी तमाम प्रश्नों, जिज्ञासाओं और शंकाओं से। मैं बार बार उस फोटो की तरफ देख रही थी ताकि वह उसे देख सके, मगर उसने उड़ती हुई नज़र से उस तरफ देखा जैसे कोई बासी चीज़ पड़ी हो। अभी तक रखा है इस फोटो को? मैंने तो फाड़ दिया। छी, कितनी गंदी है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। यह हमारे बचपन का स्मृति फलक है, मैंने वापस रखते हुए कहा। तुमने तो एकदम संबंध ही तोड़ दिए, कभी चिट्ठी तक नहीं लिखी, न शादी की खबर दी। हम ही हैं जो अपने को रोक न सके। क्या करती रही इतने सालों तक? तुम्हारे लिए तो दोस्ती बहुत मायने रखती थी, मगर तुम ही दोस्ती के नाम पर कलंक निकली। वह अपने लाल होठों को गोल घुमाकर बोली। उसके होठों की भाषा मेरे मन पर खुदती जा रही थी। उसके पूछने पर मैं संभल गई। उसको हक था शिकायत करने का, मेरे 22 वर्षों की जिंदगी की परतें उधेड़ने का, क्योंकि पुरानी सहेली जो थी, तब हम बच्चे थे, बल्कि यौवन की दहलीज पर कदम रखते हुए अपनी देह और आत्मा से बेफिक्र, अल्हड़, अपनी ही मौज में डूबे हुए। घर गृहस्थी, रुपया पैसा, जाति पाति, छोटा बड़ा सब कुछ हमारे लिए महत्वहीन था, अपरिचित था। बस पढ़ाई और दोस्ती, यही तो हमारा था जीवन। पानी की धारा की तरह बहता हुआ, स्वच्छ, धवल, आबाद। मैं चुपके से उठकर गई और मामा को फ़ोन लगाया। मामा, शाम को 2 घंटे के लिए गाड़ी मिल जाएगी? क्यों, क्या बात है? कोई इमरजेंसी है क्या? नहीं मामा, मेरी सहेली आई है, उसको घुमाना चाहती हूँ, अगर गाड़ी फ्री हो तो। मैं ना चाहते हुए भी गाड़ी के लिए विवश करने लगी। मुझे जाना था बेटे, क्या 2 घंटे के लिए नहीं दे सकते आप? अरे इतनी औपचारिकता क्यों करती हो? सहेली ही तो है, कोई गवर्नर तो नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। मैं आश्वस्त हो उसके पास बैठ गई। जीजा जी क्या करते हैं? सिर्फ तनख्वाह में घर चल जाता है या कमाई का और भी कोई साधन है? बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? उन्हें कौन पढ़ाता है? तुमने तो आया रखी होगी। बच्चों को सामने बैठा देखकर भी अनदेखा करती हुई वह बोली। उसका गदराया हुआ शरीर पारदर्शी ब्लाउज में से दमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं पति और बच्चों के बारे में बताने लगी। आखिर उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना मेरा फर्ज था। और सुनाओ, उसने पांव पसार कर बैठते हुए कहा। मेरा मन हल्का सा बेचैन तथा उदास हो गया। उसके आने से पूर्व जो उद्दीप्त थिरकती हुई खुशी थी वह मंद होने लगी। उसकी उपस्थिति ने घर के माहौल में अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। लग रहा था मेरे घर की हर चीज़ उसके निशाने पर है। तो तुमने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम लोग कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं? वह रूठते हुए बोली।
मैंने देखा उसने अपने बालों को रंगवाया हुआ है। सफ़ेद जड़ों को छुपाने के लिए बार बार बाल संभाल रही है। मेरा मन हल्का सा व्यथित तथा चिंतित हो उठा। इसके बाल पक गए हैं, क्यों? क्या कोई तनाव है? पूछूंगी। क्या बताऊं, पिछले कई वर्षों से इतनी व्यस्त रही, बल्कि घर परिवार में डूबी रही कि बाहर की दुनिया से संपर्क ही कट गया था। कौन कहाँ है यह सोचना तो अलग, मैं खुद कहाँ हूँ इस बारे में सोचने तक का वक्त नहीं मिला। समय तो अपनी गति से चलता ही है, हम ही पीछे रह जाते हैं। सच, तुमने आकर मेरे भावों को जगा दिया। तुमने याद तो किया, मैं भावुक होकर बोली। तो क्या ससुराल वालों से कोई समस्या है? सब साथ में रहते हैं या अलग? मेरी भावुकता को रूपांतरित करते हुए बोली वह। नहीं, अब तो मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। बस बच्चों का भविष्य देखना है। बच्चों का क्या भविष्य देखना, वे खुद अपना भविष्य बना लेंगे। हमारा भविष्य किसने बनाया था? कोई पूछता था, देखता था? जो भी हो, तुम बहुत मतलबी निकली। इनको देखो, हम चुप नहीं बैठे, एक एक के घर जा चुके हैं। पता करते रहते हैं कि कौन कहाँ पर है, क्या कर रही हैं। दिशा ने तो बहुत बड़ा मकान बना लिया है, हस्बैंड इंजीनियर है, सो कमाई भी अच्छी है। उमा यहीं पर है, उसके पति का बिजनेस है। और माधुरी, जिसे लड़के चिट्ठियाँ लिखा करते थे, चली गई, आर्मी वाले से शादी की है। और अनुराधा का तलाक हो गया, नौकरी करके दिन काट रही है। वह लगातार साथ में पढ़ने वाली लड़कियों का जीवन परिचय बताए जा रही थी और मैं उचाट मन से सुन रही थी। हालांकि थोड़ी बहुत जिज्ञासा मेरे मन में भी थी सबके बारे में जानने की। चलो कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दर्शनीय जगह हैं यहाँ, कुछ मौज मस्ती करेंगे, मैंने मौसम की सुंदरता तथा शीतलता देखते हुए कहा। क्या रखा है तुम्हारे शहर में? घूमने तो हम कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग या साउथ जाते हैं। उसने एक वाक्य में ही पूरा भारत भ्रमण करवा दिया। मैंने गाड़ी बुलवाई थी कि तुम जरूर घूमना पसंद करोगी। खैर, नहीं जाना चाहती हो तो घर में ही बैठते हैं, तब तक तुम बुक्स देखो। मैंने सारी चीज़ें पोंछ कर चमका कर रख दी थी। मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई। बाई को मना कर दिया था, उसकी मनपसंद चीज़ें मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। मेरा मन अति उत्साही था और हाथ मशीन की तरह काम कर रहे थे। वह मेरे पास किचन में आकर बैठ गई। बड़े बुजुर्गों की तरह मेरी किचन का मुआयना करने लगी। उसकी तीक्ष्ण निगाहें एक अलमारी में विराजमान मूर्तियों पर आकर टिक गई। यह क्या, तुम और पूजा? वह मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली। उसका चेहरा हंसी से खिंचने के कारण थोड़ा चौड़ा सा लग रहा था, किसी सपाट वस्तु की तरह। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जिनमें उपहास के भाव लहरा रहे थे। इसलिए कि तुम्हें तो कभी विश्वास न था भगवान पर, व्रत उपवासों में। वो तो आज भी नहीं है, पर उस परमात्मा का पूरा अखंड विश्वास है। अपने किए का सारा लेखा जोखा वह यहीं इसी जगत में हमें दिखा देता है। किसी के कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अपनी आत्मा को मानती हूँ और सब कुछ उसी पर छोड़ देती हूँ। वह मेरी बात सुनकर जोरों से हंस पड़ी, क्योंकि किसी भी बात से सहमत होना उसके स्वभाव में था ही नहीं। तो तुम जगत से परे हो, दार्शनिक हो गई हो? अगली बार आऊंगी तो पता चलेगा सन्यासिनी बन गई हो, है ना? मैं आहत सी उसका चेहरा देखती रही। तुम इतना काम कैसे कर लेती हो? हमसे नहीं होता, थक जाते हैं। क्या तुम थकती नहीं हो? गुस्सा नहीं आता? हमने तो 4-4 नौकर लगा रखे हैं। हमारा बुढ़ऊ जो साथ रहता है उससे जरा नहीं पड़ती हमारी। वो तो इनकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने बाहर झांक कर देखा, कहीं ये वाक्य बच्चों के कान में तो नहीं पड़ गए, वरना क्या जवाब दूंगी उन्हें। मजबूरी में कहो या ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मैंने खाना परोसते हुए कहा। पहले खाना खाते हैं, फिर आराम से बैठेंगे। हम तो खाएंगे नहीं, सब बंद कर दिया है, सिर्फ अंकुरित दालें और अनार का रस लेते हैं। मैंने तो तुम्हारे लिए ही बनाया था सब कुछ, तुम्हारी पसंद का। मैंने कब कहा था?
हम याद नहीं रहे, हमारी पसंद याद रही। वाह, क्या तरीका है मोहित करने का। पूर्ण धृष्टता के साथ वह बोली। सब्जियों से उठती भाप में मेरी आंखों की नमी भी उड़कर अदृश्य हो गई। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम खुश हो अपनी जिंदगी से, इस शादी से, जीजा जी से? तुम्हारी पसंद से हुई थी शादी या आंख मूंद कर हाँ कर दी थी? मैं हतप्रभ सी उसका चेहरा देखती रह गई। उसने तो जीवन का सत्व ही निकाल लिया था, वो जीवन जो नितांत मेरा था, जिसकी संरचना के लिए मैंने इतनी लंबी यात्रा की, और इस यात्रा के दरमियान सोचा ही न था कि बच्चों तथा पति से कैसे खुशी का हिसाब किताब करके कैसे खुश व संतुष्ट हुआ जा सकता है। वैसे भी अभी जिंदगी जी कितनी थी जो परिणाम निकालती। हाँ, जिंदगी को बेहद खूबसूरत और स्वप्नमयी बनाने के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा था। उस संघर्ष के बाद जो कुछ प्राप्त होता था वही मेरे लिए अमूल्य और सुखद होता था। क्या क्या मिला ससुराल से? पति से फिसल कर वह उनके परिवार पर आ गई। मतलब हमने तो अपनी गृहस्थी स्वयं बसाई है, उसकी तरह। डाल पर बैठी चिड़िया की तरफ इशारा करके कहा मैंने। तो क्या गरीब थे तुम्हारे ससुराल वाले? नहीं, हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मेरी सहेली का खिलखिलाता चेहरा बुझ गया। उसकी आंखों में मचलती चंचलता की कौंध लुप्त हो गई। श्वेत रंग की कीमती साड़ी में उसका व्यक्तित्व बेहद निखरा हुआ लग रहा था। कितना तो बदला था उसने स्वयं को। कस्बाई संस्कृति, बातचीत तथा जीवन शैली से दूर वह एकदम सुसंस्कृत समाज का हिस्सा लग रही थी। उसकी भरी हुई गर्दन में मोटी सी चेन, हीरे का लॉकेट, गोल भूरी कलाइयों में कंगन और कानों में हीरे के टॉप्स पहने वह अब भी ताजा तरीन फूलों की तरह महकती हुई लग रही थी। 3 बच्चे होने के बाद भी उसने अपने स्वास्थ्य तथा फिगर का ख्याल रखा था। झाई झुर्रियों से साफ चमकता हुआ उसका चेहरा उसके आनंदपूर्ण जीवन को प्रदर्शित कर रहा था। उसको यूं हंसती मुस्कुराती मुक्त निर्भय देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई। अन्यथा जहाँ देखो वहाँ लड़कियाँ ससुराल से तंग और परेशान रहती हैं या असमय ही बीमार और बूढ़ी हो जाती हैं। और क्या क्या किया? मकान बनाया, प्लॉट तो खरीदा ही होगा। अब वह व्यक्तिगत बातों से निकलकर परिवार की व्यवस्था को टटोल रही थी। उसके भीतर अनुभव का समुद्र जो समाया हुआ था। नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं है मेरे पास। तब क्या किया तुमने? वह तुनक कर बोली। कमाते हो फिर भी अब तक मकान नहीं बना सकी? क्या तुम्हें घिन नहीं लगती इस पुराने खंडहर होते मकान में रहते हुए? देखो तो कितना गंदा है, चिपचिपाता हुआ। छी, तुम सांस भी कैसे ले पाती होगी? वह आश्चर्य मिश्रित विराग भाव से बोली। मैंने पर्दे हटा दिए। उजाले का टुकड़ा कमरे को जगमग करने लगा। मैं तो सोच रही थी कि वह मेरा कलात्मक ढंग से सजा हरा भरा फूलों से खिला घर देखकर मुग्ध हो जाएगी, मगर बैंक बैलेंस तो होगा। कितना जमा कर लेती हो साल भर में? अभी तक हिसाब नहीं लगाया। कुछ LIC की पॉलिसीज हैं, उसी के बहाने जमा हो जाता है। झूठ बोल रही हो या बताना नहीं चाहती हो? कितने करोड़ की पॉलिसी ले रखी है? उसने तीखे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं हताश सी बाहर देखने लगी, जहाँ चिड़िया गेहूं के दाने चुग रही थी। और गोल्ड कितने तोला मिला था? जो पहना हुआ है असली है या नकली? मैं एक सवाल का जवाब देती, तब तक वह दूसरा सवाल दन्न से दाग देती। उसके पास सवालों का खजाना था, और वह खजाना फूलों से नहीं, बाणों से भरा हुआ था। सब असली हैं, मैंने ना चाहते हुए भी सहज होकर कहा। यह अंगूठी भी? वह अचरज से बोली, जैसे मुझ प्लॉट विहीन मकान विहीन के पास हीरे की अंगूठी होना अनहोनी बात हो, या होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, कह तो दिया, मगर मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ने लगा। चिड़िया वहाँ से उड़ चुकी थी। कुछ सूखे पत्ते बरामदे में हवा के संग इधर उधर उड़ रहे थे। मैं तो दूसरी ही बातें करना चाहती थी, आज की नहीं, इस जिंदगी की नहीं, इन संबंधों की नहीं, अभी तो उनकी
जो छुपी पड़ी थीं काल की कंदरा में, जिनमें जीवन का निथरा सौंदर्य तथा खुशबू थी। मगर यहाँ तो उन बातों की, उन राग रंगों की झलक तक न थी। और हस्बैंड के साथ तुम्हारी कैसी बनती है? झगड़े होते हैं? पहल कौन करता है? अब वह पति पत्नी संबंधों पर आकर एक चिंतक की मुद्रा धारण करके पूछ रही थी। यह तो स्वाभाविक बात है, विचारों में मतभेद होता ही है। जीवन की मूलभूत बातों को लेकर हमारा मत ऐक्य है। वैसे हमारी रुचियां समान हैं, संगीत सुनना, नाटक देखना, पुस्तकें खरीदना। सच हमारे तो प्राण बसते हैं इन सब में। मैं बड़े उत्साह से बताने लगी, ये कोई बात हुई? पुस्तकें खरीद कर क्या करोगी? चाटोगी क्या? कल के दिन कोई मुसीबत आ गई तो क्या करोगी? जमीन जायदाद होगी तो काम आएगी वक्त पर। ये तो कौड़ी के भाव भी नहीं जाएंगी। वह मेरे क्षणिक उल्लास को मुट्ठी में भींचते हुए, निचोड़ते हुए बोली, ओह, मैंने कभी सोचा ही न था, न ऐसा गणित बैठाया था। उसने जीवन के अंतिम छोर पर खड़ी मृत्यु से मेरा सामना करवा दिया। जीवन की लहराती नाचती विराट आलोकमयी ऋतु में अंधकार, आंधी तथा विपदाएं भी आ सकती हैं। इनका तो हमें एहसास तक न था। अब तक तो जीवन दौड़ रहा था द्रुत गति से, निरापद, निर्द्वंद। पढ़ने पढ़ाने में आनंद आता था, संगीत से मन की थकान दूर होती थी, समय, समाज तथा संपूर्ण संसार से जुड़े होने का एहसास करवाती थी पुस्तकें। बिना कुछ पढ़े नींद ही नहीं आती थी। मगर आज तांबई रंग की खूबसूरत दोपहर में मेरी सहेली ने अनिश्चित भविष्य की चिंताओं का जाल फैला दिया था। मैंने देखा वही चिड़िया आकर फुदक फुदक कर बारीक तिनके ले जा रही थी। तुम तो नीरी बुद्धू हो जैसे पहले थी। यह अलग बात है कि तुम नौकरी में आ गई और मैं हाउसवाइफ बनकर रह गई। अपने अपने भाग्य की बात है। वैसे भी मेरे हस्बैंड को पत्नी का कमाना नहीं अच्छा लगता। उनका ईगो हर्ट होता है। चोट तथा कटाक्ष मेरे से हटकर अब पति के अस्तित्व तथा व्यक्तित्व पर की जा रही थी। फिर भी मैं सीधे सीधे जवाब देकर उसे मरमाहत नहीं करना चाहती थी, सो टाल गई। घूमने जाती हो या पूरे साल यूं ही पिसती रहती हो काम में? यह भी कोई जिंदगी है? नीरस, बेरंग, कोल्हू के बैल की तरह जुते रहो। वह सहानुभूति जताते हुए बोली। दोपहर की उजली धूप के तमाम रंग उसके चेहरे को दमका रहे थे। कई सालों से जाना नहीं हो पाया। घर की प्राथमिकताएं देखनी होती हैं। घर न हो गया, खूंटा हो गया। उसने तपाक से कहा। मुझे लगा कोई वजनदार चीज गिरी हो। दिल को प्रकंपित करने वाली ध्वनि अंदर तक उतर गई। सर्विस में हो, कोई बॉयफ्रेंड तो होगा ही, या कभी था? उसने अचानक ही विषयांतर करते हुए पूछा। अब वह घर से उछलकर बाहर की दुनिया को छू रही थी और देखना चाहती थी कि मैं उस दुनिया में कहाँ हूँ, कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, उड़ रही हूँ या एक ही वृत्त पर बैठी विवश आहें भर रही हूँ। यह उम्र पुरुष मित्र बनाने की नहीं, परिवार के लिए समर्पित होने के लिए होती है। लेकिन पुरुष कोई दुश्मन या जानवर नहीं होते कि उनके विषय में अलग से सोचा जाए। लगता है तुमने भाषा विज्ञान में पीएचडी की है, इसीलिए इतनी घुमावदार बातें करके बात को ही उड़ा देती हो। अब वह मेरे बिल्कुल पास खिसक आई और कान के पास मुंह ले जाकर बोली, अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी हस्बैंड के साथ कैसी बनती है? तुम उनसे संतुष्ट? मतलब तुम्हारे आंतरिक संबंध कैसे हैं? कभी तुम पहल करती हो या नहीं? कौन सी बातें या चीज़ें ज़्यादा लुभाती हैं तुम्हें और उन्हें? हमें तो लगता है इस आपाधापी भरी जिंदगी में इन बातों के मायने भूल गई हो, जबकि ये संबंध बहुत अहम होते हैं। तुम तो इतनी शर्म और संकोच जता रही हो। बताओ ना, या कुछ भी बताना नहीं चाहती हो? क्यों? वह एकाएक गंभीर हो गई। उसकी मुख मुद्रा में कई वक्र रेखाएं तिनकों की तरह कांप रही थी। तुम तो बड़ी बोर निकली, जबकि हम तो समझते थे कि तुम सर्विस में होने के कारण काफ़ी स्वतंत्र विचारों वाली हो गई होगी। यहाँ आकर तुम्हें कोई मिला था? मतलब
प्रेम हुआ था किसी से, या इन्हीं के साथ बांध दी गई? मुझे काटो तो खून नहीं, पूरी देह सिहर गई शर्म की तपिश से, संकोच की आंच से, यकायक इस हमले से। निजी बातों को यूं जग जाहिर किया जाए, यह मेरे लिए अजीब बात थी। क्यों नहीं बताओगी? इस तरह की बातें तुम किसी के साथ शेयर करती होगी। मुझे तो तब तक चैन नहीं मिलता जब तक मैं आपस में शेयर न कर लूं। वाकई मैंने क्या सोचा था तुम्हारे बारे में, और तुम क्या निकली। हमें तो साफ लग रहा है कि तुम पति की पूंछ और बच्चों के साथ चिपकी रहने वाली आया मात्र हो। जीवन का आनंद लेना नहीं जानती। तुम जीवन को नहीं, जीवन तुम्हें निचोड़ रहा है। कभी स्वयं को देखा है आईने में? देखो गौर से, खुली आंखों से। दिन में दिखाई देने वाले चंद्रमा की तरह हो गई हो, रूखी, शुष्क, दूर, अलग थलग, कहकर वह विद्रूप और व्यंग से हंसती। उसकी निर्मम उत्ताल लहर सी हंसी मेरी अंतरात्मा में उतर गई। मुझे अपने हृदय में गुब्बारा सा फूटता लगा, फस फस। उसके चमकते हुए दांतों को देखकर भी मैं मुस्कुरा न सकी। मुझे लगा जैसे कोई पेड़ की छाल को बेरहमी से भोथरी छुरी से छीलकर उसका रस निचोड़ रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली। तेज धूप चुभ रही थी। तुमने तो अपने आसपास एक खोल बना रखा है जिसमें से निकलना ही नहीं चाहती हो। तुम क्या समझती हो तुम्हारा हृदय सीपी है जिसमें से मोती निकलेंगे? मोतियों की चमक तो छोड़ो, तुम्हारी आंखों का सूनापन और वेदना का भाव बताता है कि तुम अपने भीतर कैद हो, कुंठित हो। सहज बनो, आम औरतों की तरह, उसने विश्लेषण कर फैसला देते हुए कहा। तुम क्या समझती थी मैं बहुत प्रभावित हो जाऊंगी यह सब देखकर? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मेरे ऊपर ये बनावटी रंग नहीं चढ़ते, उसने शरारती बच्चे की तरह चिढ़ाते हुए कहा। मैं निरुत्तर से उसकी बातें सुनती जा रही थी। क्या बताती उसे कि जीवन के रंग, उसकी गंध, उसका पराग, आनंद और सुख का किस रूप में बिखरे पड़े हैं। यह तो अव्यक्त अनुभूति है, अंतरतम में डूबा हुआ जीवनानुभव है। और वे परागकणों से बनी हुई दीवारें हैं जिनमें बाहर भीतर का निषेध था। और वे परागकणों से बनी हुई दीवारें हैं जिनमें बाहर भीतर का निषेध था। वह लगातार जगह जगह से मेरे शरीर को छूकर, गुदगुदाकर, इशारे करके एकमात्र विषय पर आकर अटक गई थी। उसका अंतिम अस्त्र यहीं से छूटना शेष था। उसके हाथों में मेरा हाथ था। उसकी पकड़ से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह शर्त बांध कर बैठी हो और उसके लिए ये बातें किसी रहस्यमय वस्तु से कम चमत्कृत व उत्तेजित करने वाली नहीं होंगी। बताओ ना, क्यों नहीं बताना चाहती हो? दिशा तो एक एक बात बता देती है। तुम क्यों नहीं बताना चाहती हो? क्या तुम अलग हो हमसे, अनोखी हो? मैंने जितनी भी बातें पूछी सबका गोल मोल जवाब दिया तुमने। सब ठीक तो है? पति पर निगाह रखती हो या किताबें ही पढ़ती रहती हो? आह, मैं न चाहते हुए भी सोचने पर विवश हो गई कि भौतिक सुखों की विपुलता में यदि मानसिक तथा बौद्धिक विकास पूरा न हो तो मनुष्य की सोच सिर्फ बाह्य सुख साधनों तक सिमट कर रह जाती है और दैहिक सुख उसकी कसौटी बन जाते हैं। उसने मेरा हाथ झटका तो मैं चौंक पड़ी। मत बताओ। कुछ हो तो बताऊं। हमारा जीवन एकदम खुला हुआ है, जो है जैसा है उसी में ऊपर वाले का हार्दिक धन्यवाद देते हुए खुश रहते हैं। तो ऊपर वाले ने क्या दिया तुम्हें? जीवन की उपलब्धियों के नाम पर क्या है तुम्हारे पास? ढेर सी किताबें जो रद्दी के भाव बिकती हैं, ये सुंदर शब्द जो खोखले हैं, वे मूल्य जो बासी पड़ चुके हैं। बेहद गैर जिम्मेदार हो तुम, एकदम अपने में डूबी बंद डिब्बी की तरह। वह लगातार बोलकर मुझे कम से कमतर आंक रही थी, मुझे काट रही थी, प्याज के छिलकों की तरह एक एक के बाद एक परत उतारती जा रही थी। मैं उसकी नज़रों में नाकामयाब, मूर्ख तथा सीधी थी, जिसने जीवन को नहीं समझा था, जीवन का सत्य नहीं पहचाना। तुमने तो मकान बनाया है, पर रहती हो क्या उसमें?
जहाँ तुम्हारे हस्बैंड की पोस्टिंग होगी वहीं तो रहोगी। मैंने समझाना चाहा उसे ताकि वह मेरी ओर से पूर्ण निराश होकर न जाए। पर बना तो लिया है, चिंता तो नहीं रहेगी, कभी भी जाकर रह सकते हैं, किराए का पैसा मिल जाता है, मालिकी का रुतबा रहता है, सो अलग। भाई हम तो परमात्मा को नहीं, पति की कमाई को धन्यवाद देते हैं। वह अपनी सफलता पर गर्व से भरकर बोली। उसके चेहरे पर टमाटर का रंग उतर आया था। मुझे चारों तरफ सघन सन्नाटा तथा उस सन्नाटे में घुले अवसाद की अनुभूति होने लगी। चिड़ियाँ जा चुकी थीं और वह जगह खाली पड़ी बेरौनक लग रही थी। मैं चुप हो गई। पराजय का बोध मेरे हृदय को स्पर्श करने लगा। अफसोस तो इस बात का हो रहा था कि वर्षों के उपरांत मिली सखी को मैं खुश नहीं कर पा रही थी। मेरी उपस्थिति, मेरा व्यक्तित्व, मेरे पद की गरिमा, मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चे, मेरा शहर, किसी ने भी उसे जरा सा भी सुख नहीं दिया था। हमारा मन भी तो कैसा होता है जो खुशियों की खोज में बाहर घूमता है, उड़ता है तितली की तरह, और बाहर हासिल होता है दुख, अभिप्साएं, असंतोष। मैं क्या करूं? स्कूल के दिन सिर्फ दिन नहीं थे, जीवन के खूबसूरत हिस्से की पूंजी थी जिन्हें समेट कर वह आई थी। लेकिन अब सब धुंधला और उड़ता हुआ लग रहा था। वह क्यों नहीं समझती कि जीवन एक बहती धारा है जिनके किनारों पर फूलों की क्यारियां ही नहीं होती, बबूल के वृक्ष भी होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि मेरी सखी को मेरा जीवन ठहरे तालाब के पानी के समान लग रहा था, जिसमें न कोई उत्तेजित रौरव करती तरंगें थीं, न स्वतंत्र बहाव के रास्ते। निरर्थक था सब। वह ऊब गई थी, बोर हो गई थी मेरे साथ। मेरी बातें, मेरा वर्तमान, सब कुछ शुष्क तथा अधखिला लग रहा था। बहुत ज़्यादा बोर कर दिया तुमने तो, मैं वापस होटल जाऊंगी। कहीं घूमने चलो ना, या किसी होटल में खाना खाने। फिर भी मैंने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन वह रुकी नहीं। दूसरे दिन मैं उसको स्टेशन पर मिलने गई। तुम कब आओगी? अरे तुम क्यों आने लगी? तुम्हें मतलब क्या है हमसे? उसने फिर मुझे कचोटा। जरूर आऊँगी, यकीन करो। कहीं भी जाने से पहले सब कुछ जमाना पड़ता है। मैं इधर उधर देख कर बोली, मगर वह तैश में आकर बोली, हाँ तुम ही अकेली हो जो नौकरी करती हो। अब तुम्हारा आना कब होगा? मैंने उसका हाथ छूते हुए कहा। जब तक कि तुम्हारा मकान नहीं बन जाता, गाड़ी नहीं आ जाती, तब तक मैं नहीं आऊँगी, उसने मुझे धमकाते हुए अपनी चिरपरिचित शैली में कहा। मकान, गाड़ी? तो क्या तुम मकान और गाड़ी से मिलने आओगी? चलो इसी बहाने सही, इस बारे में सोचूंगी। मैंने हंसते हुए अपने मनोभावों को, बल्कि वेदना को छुपाते हुए कहा, जबकि मैं जानती हूँ कि आने वाले कई वर्षों तक मेरे लिए इन चीज़ों के बारे में सोचना व्यर्थ है, क्योंकि मेरे लक्ष्य और सपने कुछ और हैं। न मेरे पास ये चीज़ें होंगी, न तुम आओगी। जानती हूँ तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही था, दूसरों पर हावी होकर अपनी बात मनवाना। मेरा मन गहरे विषाद में डूब गया। बात दिल की नहीं, वस्तुओं की है। तब से लेकर अब तक वह इन्हीं बातों की पगडंडियों पर चल रही है। आत्मा से निकले दोस्ती के भावों को कुहासे ने ढक लिया था। ट्रेन का समय हो गया था। मैं गले लगी तो मुझे उसके हृदय की वही ध्वनि सुनाई दी जो गहरे कुएं में खाली बाल्टी डालने पर गूंजती है। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और पर्स में रखी अपनी किताबें टटोली, जो मैं उसे भेंट करना चाहती थी। लेकिन याद आया, किताबों के बारे में तो उसने कहा था। इन्हें क्या चाटोगी? इतनी किताबों के बदले कुछ और खरीद लेती। ये तो 2-3 रुपए किलो के भाव बिकेंगी या दीमक खा जाएगी। मैंने जोर से अपना पर्स पकड़ लिया, जैसे कोई हीरे जवाहरात संभालता है। मैंने देखा उसने सीट पर बैठते ही अनमना सा चेहरा बना लिया। कुछ बोली नहीं। आंखों पर चढ़ाया चश्मा उसकी सुरमई आंखों के भाव छुपा रहा था। पता नहीं क्या देखने या पाने या उड़ेलने या जताने आई थी। ट्रेन
के जाते ही मैं भीड़ से गुजरते हुए लौट पड़ी अपनी उसी दुनिया में जहाँ जीवन के सत्य और संघर्ष खड़े थे। अनायास ही मैं मुस्कुरा दी। लगा कोई तूफान मेरे ऊपर से गुजर गया है। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी तूफान। कहानी आपको कैसी लगी कृपया बताइएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरा वाचन स्वर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।